Hello, students. Today we are going to start the introduction of sociology. I will say again. So introduction of sociology का मतलब यही होगा कि मैं इस बार सिलेबस की बात करने वाला हूँ बेसिकली क्या क्या पढ़ना पड़ता है सोशोलॉजी के अंदर. वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट थिंग्स. बहुत ज़रूरी है भाई. सिलेबस जो है ना वो अपने साथ हमेशा लेके चले. मैं पहले बता रहा हूँ आपको, सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दैट इफ़ यू आर नॉट कैरिंग दिस सिलेबस बुक विद यू, it means that you are not preparing your exam in a systematic manner. If you really want to prepare your exam in a systematic manner, then first of all you have to buy this book. और इसके अकॉर्डिंगली जो सिलेबस कह रहा है पहले उसके अकॉर्डिंग चलो. उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज जो लेना हो आपको, वो एक्स्ट्रा नॉलेज इसको एक अच्छा एज देने के लिए या अच्छी नॉलेज इन्हेंस करने के लिए या अच्छा एक मतलब कहते हैं ना कि अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, तब जाके मतलब समझ में आता है. बट आपको पहले सिलेबस ओरिएंटेड होना पड़ेगा. सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो पहले, उसके बाद आप एक्स्ट्रा नॉलेज की तरफ जाओ. ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यूपीएससी को ले लेते हैं कि ये तो ऐसा मतलब कि कोर्स है जिसमें सब तरह की नॉलेज होती है और अंधी नॉलेज होती है एकदम. मतलब चाणक्य का क्या कहते हैं पिता होता है या फादर होता है, क्या कहते हैं मतलब कि ये मतलब अलग ही बंदा होता है. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. सिस्टमेटिक तरीके से आप सिलेबस के साथ चले, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज. बस ये है कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको थोड़ा सा दिमाग में ठीक से रहना चाहिए. ये नहीं कि आप वो भी नहीं पता आपको. तो दैट इज़ ऑल. ठीक है. उसके बाद सोशोलॉजी की अगर हम बात करें तो सोशोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि देखिए पहली बात तो ये है कि सोशोलॉजी के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि सोशोलॉजी के अंदर 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना बढ़िया आपका बेसिक क्रिएट कर देगा ना वो, इतना बढ़िया बेसिक बना देगा. उसके लिए मैंने 11th क्लास की मैंने पूरा का पूरा मैंने जो है सोशोलॉजी ख़त्म करवाया. आप वीडियोस में देख लेना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है. बेसिक जितने भी टर्म्स होते हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, वो सारी की सारी आपकी इतनी क्लियर हो जाती है उसको समझने के बाद. दूसरा, आपको 12th क्लास की मतलब 11th और 12th दोनों की, और प्लस क्या कहते हैं आपको इग्नो. अगर इग्नो के जो मतलब जो मटेरियल्स हैं, अगर वो मटेरियल आपको कहीं से मिल जाए, सोशोलॉजी के जो थ्योरीज वहाँ पे दे रखे, जो सब्जेक्ट वहाँ पढ़ा रखा है, वो बहुत ही लाजवाब है. बल्कि बड़े पीएचडी भी जो होते हैं वो भी जो है सोशोलॉजी को रेफ़र करते हैं. तो कई बार इग्नो के मतलब जो है आपके मटेरियल को जो है रेफ़र करते हैं. ठीक है. और उसके बाद जो है आपको सोशोलॉजी के लिए पढ़ना हो तो मतलब कि स्लिपी क्लासेस के नोट्स काफ़ी मतलब वैल्यूबल हैं. आई एम टेलिंग यू, उनकी वीडियो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको आप ज़रूर गो थ्रू करें. और साथ में जो है सोशोलॉजी के अंदर जो यूपीएससी के लेवल पे मेंस के एग्ज़ाम के अंदर का आप उसको ऑप्शनल के तौर पे लेते हैं तो क्या सिलेबस होने वाला है ये समझने की हम कोशिश करेंगे. ठीक है. ध्यान मेरे साथ चलो, ये सिलेबस क्या है वे समझते हैं एक बार. ठीक है. देखो सोशोलॉजी की अगर हम बात करें, सोशोलॉजी बेसिकली जो है इसके दो पेपर होने वाले हैं, नो डाउट. फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, दो पेपर हमारे पास होंगे. पहला जो है वो फंडामेंटल्स हैं. क्या है फंडामेंटल्स? फंडामेंटल्स का मतलब हो गया कि देखो ऐसे फंडामेंटल सोशोलॉजी के जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है. ठीक है. ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द सोसाइटी जो है वो जो सेम है, इस तरह के फंडामेंटल्स, इस तरह के टर्म आपके क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी. दूसरा है इंडियन सोसाइटी, दूसरा पेपर इंडियन सोसाइटी और उसके स्ट्रक्चर या चेंज की बात कर रहा है. तो देखो पहली बात तो ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग के अंदर कि इंडियन सोसाइटी है तो इसका मतलब इसमें इंडिया के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया के अकॉर्डिंगली बात हो रही होगी और सारी चीज़ें इंडिया के हिसाब से ही इसमें क्या कहते हैं डिस्कस किया हुआ है. दोनों के अंदर, पहले वाले के अंदर हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, उसको हमें स्टडी करना है, समझना है. और बहुत आसान है. आई एम टेलिंग यू, सोशोलॉजी बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत मार्क्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. ठीक है ना. बस ये है कि थ्योरी बहुत ज़्यादा है. तो थ्योरी वही वाली बात है, थ्योरी से डरते थोड़ा है. जीएस वाले स्टूडेंट थ्योरी से डरते हैं क्या? यूपीएससी वाले थ्योरी वोरी से नहीं डरते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल के लिए एक टाइम के लिए थोड़ा सा संकोच में आ जाए. लेकिन थ्योरी के मामले में उनसे लोग डरते हैं कि यूपीएससी वाला अगर अपनी थ्योरी पे उतर आया तो शायद हो सकता है कि अच्छे अच्छे भागते हुए मिलेंगे. तो यू नो दैट थ्योरी से नहीं डरते हम लोग. तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें यहाँ पे थ्योरी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है. और इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें बेसिकली देखो इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर चेंज को पढ़ाने के लिए इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है. हाँ, ए बी सी डी, ए बी सी. ये बात करता है कि इसके बारे में, ये बात करता है हमारा सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी जो है उसको इंट्रोड्यूस करता है पहले इंडियन सोसाइटी. इसके अंदर जो है तुम्हें देखा किस किस तरह की, जैसे इंडोलॉजी की स्टडी, इंडोलॉजी के बारे में जीएस घुरे ने क्या कहा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में एमएस श्रीनिवास क्या कहते हैं. ठीक है ना. इसके बारे में समझना. मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी के अंदर ए आर देसाई, यू नो द प्रोमिनेंट एमिनेंट सोशोलॉजिस्ट दीज आर. तो इन तीनों की जो इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या पर्सपेक्टिव्स थे, क्या इनकी सोच थी, इसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए. दूसरी बात क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडिया. कि भाई देखो इंडिया इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी ए सेक्शन है, उसके अंदर क्या कर रखा है, सेक्शन ए के अंदर जो है उसके अंदर पहला पार्ट मैंने बता दिया पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहा है.
दूसरा पार्ट जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है किसकी, कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन सोसाइटी में, इसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद तीसरा जो इसके अंदर बात करेगा, तीसरा नहीं दो ही है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना दो ही चीज़ें हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसमें आपको तीन है, जीएस घुरे हैं, एमएस श्रीनिवास है और एआर देसाई है। एआर देसाई मार्क्सिस्ट है और जो आपके एमएस श्रीनिवास जो है वो जीएस घुरे के स्टूडेंट है, और जीएस घुरे जो है वो नेशनलिस्ट है, इंडोलॉजी उनकी क्या कहते हैं आइडियोलॉजी है। और साथ में जो एमएस श्रीनिवास है, इन दोनों के बीच में स्टैंड करते हैं कहीं कहीं, मगर काफ़ी पॉपुलर मतलब आपके जो है वो सोशोलॉजिस्ट हैं एमएस श्रीनिवास, जिन्होंने संस्कृताइजेशन की बहुत अच्छी थ्योरी जो प्रोवाइड की थी, और उसको आपको समझना है कि आखिर वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दूसरा जो है इम्पैक्ट कॉलोनियल रूल का। इंडिया की जो सोशोलॉजी है वो 1947 के बाद ही सही से उभर के आई है, नो डाउट। 1947 के बाद जो सोशोलॉजी आई होगी तो क्या उसके ऊपर कॉलोनियल रूल के टाइम का इम्पैक्ट रहेगा नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बात है रहेगा रहेगा, उसके बारे में समझना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रक्चर, पार्ट बी है सोशल स्ट्रक्चर। पहला क्या था, पहला था क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करना, पहला प्रोस्पेक्ट। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा सोशल स्ट्रक्चर। अब हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें देखो, उसमें हमें दे रखे 6 पार्ट। रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, रूरल एंड एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे कैसी है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ पे किस तरीके की है, सोशल क्लासेस हमारे यहाँ पे किस तरह के हैं, किनशिप जो है इसका सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे किस तरीके का है। उसके बाद जो है रिलीजन और सोसाइटी, रिलीजन और सोसाइटी का क्या रिश्ता है आपस में, इन 6 चीज़ों के बारे में। यही तो हमारे सोशल स्ट्रक्चर है ना। अगर आप देखेंगे 6 मतलब कि 6 जो है ये 6 पिलर्स हैं हमारे यहाँ पे, जिसमें इन्होंने क्लास, कास्ट, आई थिंक हाँ क्लास, कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी, ठीक है, क्या कहते हैं, कास्ट, क्लास, कास्ट, ट्राइब, किनशिप, रिलीजन और आपका जो है रूरल और एग्रियन के बारे में बात कर दिया इन्होंने। ये हमारा सोशल स्ट्रक्चर का मेन 6 पिलर हैं। उसके बाद हमारे पास सोशल चेंजेस क्या क्या है हमारे इंडिया के अंदर हुए, वो वाली बात है। जैसे विजन्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया क्या क्या है, उसके अंदर हमारे पास टोटल जो है शायद मेरे हिसाब से 7 पॉइंट है हमारे पास, 7 पॉइंट्स है। 7 पॉइंट्स में क्या कहते हैं, रूरल एंड एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, रूरल और एग्रीरियन सेक्टर में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। याद होगा कल मैंने 11th क्लास के अंदर सोशल रूरल एरिया के अंदर चेंज कैसे होता है और अर्बन एरिया के अंदर चेंज कैसे होता है, डेंसिटी के बारे में मैंने बताया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताया, सब कुछ बताया था मैंने कल। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, वो कैसे हुआ और कैसे हो रहा है और कैसे आगे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि होंगी, इसके बारे में। पॉलिटिक्स हमारी सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो कैसे मतलब कि देश को इन्हेंस करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, सोशल मूवमेंट जो रहे हमारे यहाँ पे जितने भी, वो मॉडर्न इंडिया में कैसे रहे, चाहे वो पीजेंट से रिलेटेड हो, विमेन से रिलेटेड हो, बैकवर्ड क्लास और दलित मूवमेंट से रिलेटेड हो, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हमारे यहाँ पे हो, एथनिसिटी और आइडेंटिटी के जितने भी मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स का क्या रहा। उसके बाद पॉपुलेशन डायनेमिक्स की बात करें, पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो है वो कैसा रहा हमारे यहाँ पे, जो है हमारे साइज़ क्या है, ग्रोथ क्या है, कंपोजिशन किस तरीके का है, वो सारी चीज़ें। और चैलेंजेस क्या है हमारे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के, जैसे कि हमारे पास क्राइसिस ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास चलता रहता है हमेशा, पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, इनइक्वालिटी बहुत बड़ा कंसर्न है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, डोमेस्टिक वायलेंस यू नो वेरी वेल अबाउट, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ब्राह्मण्स और जो है नॉन ब्राह्मण्स के बीच में, या यूँ कह लो कि क्षत्रिय और क्या कहते हैं ब्राह्मण्स के बीच में। तो देर आर लॉट ऑफ यू नो नॉट, ये दीज आर द एक्चुअली वर्ण है, ये वर्ण है, लेकिन इन्हीं में से जो निकले हुए कास्ट हैं, ठीक है ना। जैसे अब मैं बोलूँगा शुक्ला और क्या कहते हैं राव की लड़ाई, ये शुक्ला और आपका जो है मतलब कि क्या कहते हैं शुक्ला और क्या कहते हैं आपका जो है पाल की लड़ाई, तो तब समझोगे क्या, तो मतलब यू अंडरस्टैंड ना कि मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है एथनिसिटी की कॉन्फ्लिक्ट होना, कम्युनलिज्म हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नो डाउट रहा है, कम्युनलिज्म, इलिटरेसी हो गया और डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन, ठीक है, इलिटरेसी हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद हमारे वहाँ पे डिस्पैरिटी इन एजुकेशन सिस्टम, दैट इज़ ऑल्सो। तो आप देख रहे होंगे पेपर कितना आसान है। पहला पेपर सोशोलॉजी का पहला पेपर जो है उसके अंदर क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ सोसाइटी या सोशोलॉजी कह लो, जिसके अंदर क्या कहते हैं हमें वो सारे टर्म, अब वो सारे टर्म क्या क्या है वो भी एक बार देख ले। बट इंडियन सोसाइटी हमने क्या देखा, इंडियन, दूसरा जो है वो क्या है, इंडियन सोसाइटी के बारे में, दूसरा इंडियन सोसाइटी के बारे में। और इंडियन सोसाइटी में जो है 3 पार्ट है, ए बी सी। ए में क्या दे रखा है, ए में दे रखा है इंट्रोड्यूसिंग सोशल इंडियन सोसाइटी, उसके अंदर पर्सपेक्टिव जो है हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका इंडिया के बारे में क्या है, जिसमें AR देसाई, एमएस श्रीनिवास और GS घुरे के बारे में बता रखा है। दूसरा कॉलोनियल रूल का क्या इम्पैक्ट रहा, इसके बारे में बता रखा है, ये हमारा पार्ट ए है। पार्ट बी के अंदर हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल स्ट्रक्चर में हमारे 6 पिलर्स हैं। 6 पिलर्स में सबसे पहले जो है हमारा क्या है, दैट इज़ रूरल और क्या कहते हैं आपका जो है एग्रेरियन, क्या कहते हैं मतलब कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है
उसका कास्ट हो गया, क्लास हो गया, ट्राइब्स हो गए, 4 हो गए। उसके बाद आपका रिलीजन हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है एक किनशिप हो गया, 6 हो गए। ये 6 चीज़ें जो है हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे मान लो कि सोशल स्ट्रक्चर हमारे यहाँ ऊपर है, उसके 6 पिलर्स नीचे रखे होंगे, तो 6 पिलर्स नीचे रखे हुए हैं, कौन कौन से हैं? वो 6 पिलर्स हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं, जो है वो सारे के सारे पिलर्स जो है, जिसमें आपका क्या होगा, रूरल और एग्रेरियन हो गया आपका इधर, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं आपका इधर जो है क्लास हो गया, इधर कास्ट हो गया, इधर इधर ट्राइब हो गया, इधर किनशिप हो गया, और इधर एक और क्या कहते हैं साथ में ऋतिक रोशन का छठी उंगली ले लो, ठीक है, जो है क्या कहते हैं तुम्हारा जो है दैट इज रिलीजन हो गया। ये 6 क्या कहते हैं पिलर्स हैं जिसके ऊपर सोशल स्ट्रक्चर हमारा पूरे इंडिया का खड़ा है, उसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद जो है हमारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई है कि सोशल चेंज हमारे यहाँ पे क्या है इंडिया में। तो वही वाली बात है, हमारा विजन क्या है सोशल चेंज को लेकर, रूरल एग्रीरियन ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन पे क्या हमारा वर्क है, क्या होगा, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी हो गया, सोशल मूवमेंट्स हमारे यहाँ पे कैसे कैसे रहे, पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या रहा, चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहा। तो ये सारे के सारे 7 पॉइंट जो हैं आपके तीसरे वाले पार्ट में है, सोशल चेंज इन इंडिया। तो ये हो गया आपका पेपर 2, बहुत आसान है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको समझना है, एंड आई थिंक दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद पहला पेपर अगर हम देखें तो इसको कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी। फंडामेंटल ऑफ सोशोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेनली मैंने बताया 10 टॉपिक हैं। सबसे पहले सोशोलॉजी की थ्योरी के बारे में बात हो रही थी कि भाई ये डिसिप्लिन बना कैसे। तो मैंने बताया था कि सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन जो है वो आपके 3 फैक्टर्स की वजह से बना था, जिसमें एक है आपका एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है दैट इज़ क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और तीसरा जो है वो क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये 3 मेन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है इसका ग्राउंड तैयार हुआ सोशोलॉजी के बनने का। और बाकी उसके बाद जो है कैसे कैसे इसके बारे में सोचा गया, कैसे कैसे क्या हुआ इसके बारे में, सोशोलॉजी और कॉमन सेंस के बारे में क्या डिफरेंस है ये बताया था, मॉडर्निटी कैसे आई वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। सोशोलॉजी उसके बाद पहला जो है सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, दूसरा है सोशोलॉजी एज अ साइंस। क्या सोशोलॉजी को एक साइंस की तरह देखना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, मैक्स वेबर हो गए, एम एल डरकाइम हो गए, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है मतलब इसकी मतलब इसको लेकर कहा है कि नहीं, ऑब्वियसली वी नीड टू थिंक अकॉर्डिंग टू द द स्टडीज ऑफ साइंस, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए इसके अंदर। तीसरा है रिसर्च मैथड एंड एनालिसिस, ठीक है ना, रिसर्च मैथड एंड एनालिसिस। तो पहला हो गया सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, दूसरा हो गया सोशोलॉजी एज अ साइंस, ठीक है, सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, सोशोलॉजी एज अ साइंस, और तीसरा हो गया रिसर्च मैथड एंड एनालिसिस। अब ये जो सोशोलॉजी के लिए जो हम फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, जो हम सारी की सारी चीज़ें करते हैं, ये आता कैसे हैं, तो इसके लिए रिसर्च मैथड्स क्या है, एनालिसिस क्या क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना जो है ये हमारा जो है तीसरा मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या उसके बाद चौथा है इसके अंदर कौन कौन से सोशल थिंकर्स हैं। वेस्ट के हमारे थिंकर्स में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स अगर सबसे पहले लेंगे तो वो कौन लेंगे, हम किसको उठाए? हाँ जी, किसको उठाए? कार्ल मार्क्स को उठा ले। कार्ल मार्क्स इज द फर्स्ट सोशोलॉजिस्ट थिंकर। उसका एमाइल डरकाइम हो गया, मैक्स वेबर हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं टालकोट पार्सन्स हो गए, टालकोट पार्सन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट मार्टन हो गए, उसका मीड हो गए। ये 6 जो फिलोसोफर्स हैं इनके बारे में थोड़ा समझना है कि आखिर क्या क्या कहा था इन्होंने, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसका स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, हमारे यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन जो है मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो है स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी का कैसे हो रखा है, मोबिलिटी कैसे हो रखा है। मोबिलिटी का मतलब क्या है कि मतलब जैसे वही वाली बात है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए क्या हमारे पास मतलब कि स्कोप है या नहीं है, अगर है तो वो मोबिलिटी है। जैसे एक कास्ट से दूसरे कास्ट में जाना इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ देयर इज़ नो मोबिलिटी, तो इसको कहेंगे मोबिलिटी होना या ना होना, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा क्या कहते हैं मतलब कि ये है चैप्टर है। वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ के अंदर की जो है किस तरीके से जो है हमारी वर्क्स हैं, किस तरह से हमारे पास इकोनॉमिक लाइफ है, ठीक है, लेबर किस तरह से काम करता है पेड और अनपेड तरीके से, ठीक है ना, कैसे क्या कहते हैं मतलब कि जो है वो अपने वर्क्स को इम्प्लीमेंट करता है, लाइक ऑल दीज थिंग्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। पॉलिटिक्स का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, ये सोसाइटी का क्या रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, इस चीज़ के बारे में समझना। ब्यूरोक्रेसी क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, नेशन क्या है, स्टेट क्या है, सिटीजनशिप क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सिविल राइट्स क्या है, सिविल सोसाइटी सोशोलॉजी क्या है, इनके तो आपको टर्म्स ना एकदम दिमाग में बिठाने पड़ेंगे सेट, ठीक है ना। उसका रिलीजन इन सोसाइटी, रिलीजन इन सोसाइटी का क्या बोला है कि भाई रिलीजन क्या है, सोसाइटी क्या है, तो ऑब्वियसली रिलीजन और सोसाइटी को भी कैरी करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सिस्टम ऑफ किनशिप के अंदर अगर आप देखेंगे, सिस्टम ऑफ किनशिप के अंदर फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स एंड फैमिली, ठीक है। सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, क्या क्या हमारे यहाँ पे जो है मॉडर्न सोसाइटी में चेंजेस हैं आए हैं, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल। तो इसमें भी देखा आपने क्या क्या चीज़ें हैं। डिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन के बाद क्या हो गया कि भाई क्या कहते हैं तुम्हारा जो है सबसे पहले सॉरी हाँ डिसिप्लिन, फिर साइंस, फिर क्या कहते हैं मैथड्स हो गए, और एनालिसिस हो गया, क्या कहते हैं रिसर्च मैथड एंड एनालिसिस, सोशलिस्ट थिंकर हो गया, स्ट्रेटिफिकेशन मोबिलिटी हो गया, वर्क एंड क्या कहते हैं इकोनॉमिक लाइफ हो गया आपका। उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं जो है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स हो गया, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के बाद आपका जो है
पॉलिटिक्स एंड क्या कहते हैं सोसाइटी एंड रिलीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका किन क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ किनशिप हो गया, और उसके बाद जो है सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, और क्या क्या चेंज है। ये 10 टॉपिक हैं सोशोलॉजी के पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि इंडियन सोशोलॉजी के बारे में 3 पार्ट में ABC में बता रखा है। ए के अंदर जो है तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है इंडियन सोसाइटी का, वो बता रखा है, ठीक है। और क्या कहते हैं मतलब कि पहले में इंडियन सोसाइटी को इंट्रोड्यूस कर रखा है, दूसरे में स्ट्रक्चर, और तीसरे में जो है आपका चेंज, सोशल चेंज, ठीक ना। तो आई थिंक बहुत आसान है पूरा का पूरा सोशोलॉजी का जो ये मतलब कि क्या कहते हैं सब्जेक्ट है। आप इसको ऑप्शनल के तौर पे लेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से, देखो पहली बात सोशोलॉजी को लेने के बेनिफिट्स क्या क्या है ऑप्शनल के तौर पे। पहला बेनिफिट ये है कि ये बहुत छोटा है, नो डाउट बहुत छोटा है। 1750 के बाद, ये समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही बेसिकली ये स्टार्ट हुआ। और 1750 क्या बोलूँगा मैं, बोलूँगा इसको 1850 के बाद समझ लीजिए, ठीक है ना, 19वीं शताब्दी के बीच में, तब से लेकर यहाँ तक आया है। इंडिया की फिलोसफी की, इंडिया की सोशोलॉजी में बात करें तो इंडिया में सोशोलॉजी में है ही कितने। GS घुरे आपको मिलेंगे, GS घुरे मैं बोलूँ कि क्या कहते हैं AL आपके कृष्ण क्या कहते हैं आनंद कृष्ण स्वामी अय्यर है, आनंद कृष्णन अय्यर पहले हो गए। AL आपके जो है आनंद कृष्ण अय्यर हो गए। उसके बाद आपको देखेंगे कि आपको मिलेंगे DP मुखर्जी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको GS घुरे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको AR देसाई मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है शरत चंद्र रॉय मिलेंगे, आपको MS श्रीनिवास मिलेंगे। यही तो लोग हैं, और है कौन जो मेनली जो इनके अंदर बोल रहे हैं अपनी बातें, ठीक है। और वही वहाँ पे वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट में आपको कार्ल मार्क्स है, ML डर्काइम है, मैक्स वेबर है, अगस्ट कॉम्ट है। उसके बाद आपके जो है टालकोट पर्सन्स हैं, उसका मिड है, और कौन था, और रॉबर्ट के मार्टन है, ठीक है। ये और 5-6 और सोशोलॉजिस्ट जो है आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा सोशोलॉजिस्ट भी नहीं है, मतलब और थ्योरी भी क्या कहते हैं मतलब जो है। और ये चीज़ों की क्या होती है कि सबसे अच्छी चीज़ होती है कि बहुत सी चीज़ों का क्या होता है हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, हमें एक बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। लेकिन सोसाइटी, ये सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर किसी को कुछ ना कुछ पता रहता ही रहता है। हालांकि इसका एक नुकसान ये भी होता है कि हम जब किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उतना तरीके से मतलब उसे समझते नहीं है, या हम पहले से प्रीजुडाइज हो जाते हैं कि अपने को तो पता ही है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपको बस ये मेंटालिटी लेके चलना चाहिए कि हाँ नहीं यार मुझे बिल्कुल मैं पता है, लेकिन मैं और इन्हेंस करूँगा। या आप एक सोशोलॉजिस्ट के हिसाब से सोचेंगे बहुत। देखिए इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर अभी तक जो कि इस सेक्टर के ऊपर अगर तक फोकस नहीं किया गया तो वो सोसाइटी ही है, जिस पे सबसे ज़्यादा कहते हैं कि फोकस करते हैं हम। किस तरीके से कह रहा हूँ, डिसिप्लिन की तरह। सोशोलॉजी को क्या सही से पढ़ते हैं हम लोग? क्या सोशोलॉजी को सही से पढ़ाया जाता है? जिस दिन ये चीज़, जिस दिन आप सोशोलॉजी को पढ़ाएंगे ना, जिस दिन आप इसको समझाएंगे लोगों को, तो मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर जो है एक आइडियोलॉजिकल चेंज इंसान के अंदर आएगा। और जब आइडियोलॉजिकल चेंज इंसान के अंदर आता है तो उसकी एक्टिविटी में भी वो चीज़ दिखती है। तो मेरे हिसाब से सोशोलॉजी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है आपके ऑप्शनल के लिए। बहुत कम सिलेबस है, कम टाइम में तैयार होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए जो बुक्स हैं वो भी मार्केट में सारे के सारे अवेलेबल हैं आपको, और अपनी इन्हेंस करने के लिए नॉलेज वहाँ से कर सकते हैं। और सोशोलॉजी के अंदर जो है बहुत सारे मतलब हर साल जो है मतलब 50 से 60 लोग तो पक्का निकलते हैं इसको ऑप्शनल के तौर पे लेकर मेंस के अंदर। और अब मैंने देखा हुआ है कि सिंगल डिजिट से लेकर डबल डिजिट हर तरह के रैंक होल्डर्स सोशोलॉजी में पाए जाते हैं। जैसे सृष्टि देशमुख जो थी वो ऑल इंडिया रैंक 5 थी शायद, वो भी सोशोलॉजी ऑप्शनल से थी। अनु कुमारी ऑल इंडिया रैंक 2 थी, वो भी शायद इसी से थी। और भी काफ़ी सारे हैं मतलब कि जो रैंक होल्डर्स, मेरे को 2 का नाम याद आ रहा है अभी, और बाकी मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो लगभग लगभग मतलब सोशोलॉजिस्ट से काफ़ी सारे जो है रैंक होल्डर्स निकल के आए हुए हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट उतना भी मतलब कि जितना कहा जाता है उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। दैट इज़ ऑल। तो ये थी सोशोलॉजी के सिलेबस की पूरी डिटेलिंग मैंने आपको बताया। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशोलॉजी के बारे में बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू।